नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू पार्ट 8 ऑफ BMW रेस्टोरेशन। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हमने BMW का सारा इंटीरियर रिमूव किया है भाई कार में से। जहां लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ये कार बहुत ज्यादा स्मोक कर रही थी DPF लगाने के बाद, अब ये कार बिल्कुल भी स्मोक नहीं कर रही है। इंटीरियर पर इसलिए काम हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्योंकि सारा इंटीरियर इतना खराब हो चुका है। 2 लाख किलोमीटर के बाद इंटीरियर की कंडीशन कुछ इस टाइप की हो ही जाती है। BMW के अंदर इतनी खराब फटी हुई सीटों के साथ बैठने में भाई बिल्कुल भी मजा नहीं आता, ना ही ड्राइव करने में फील आती है। तो यहाँ पे हमने सारा इंटीरियर रिमूव किया भाई, हेडलाइनर से लेके डोर हैंडल से लेके जितनी भी चीजें होती है सारी रिमूव की हैं। फ्रंट और रियर सीट्स को भी भाई रिमूव किया है कंप्लीटली। रिमूव करने के बाद इसका जो पूरा लेदर है वो चेंज होगा। इस सीट का जो कलर है वो भी आज की वीडियो में आप लोग डिसाइड करोगे। 2 कलर ऑप्शन देने वाला हूँ मैं। हमने गाड़ी का सनरूफ का ग्लास भी रिमूव किया है कंप्लीटली और सनरूफ को भी चेक करेंगे अच्छे से क्योंकि इसके अंदर पानी लीक हो रहा था। सनरूफ का जो सनशेड है वो भी भाई रिमूव कर दिया, उसके ऊपर भी जो कपड़ा है या फैब्रिक है वो भी चेंज होगा। स्टीयरिंग को भी फाइनली रिमूव कर दिया, एयर बैग वगैरह सारी चीज रिमूव कर दी है। इसको भी दोबारा रिस्टिच करेंगे। तो जितने टाइम से BMW खड़ी थी उतने टाइम से ही हार्ले भी खड़ी थी। इसकी भी दूसरी बैटरी लेके आए थे हमने जो इंस्टॉल कर दी और इसको एक बार दोबारा वॉश किया काफी टाइम के बाद। एयर फिल्टर को भाई क्लीन कर दिया है अच्छे से और इसको वापस लगाने के बाद राइड पर लेके गए थे हम इस बाइक को और ऐसा कुछ व्यू आ रहा था भाई वहां पे। तो भाई ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद इस कार को यहीं पे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया इस कार पर। देखने से ऐसा लगता है भाई अब ये गाड़ी भी धीरे धीरे वैसी हालत में होने वाली है जैसे स्टार्टिंग में हम इसको लेके आए थे। अब इस BMW के ऊपर दोबारा हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को पार्क करके छोड़ देते हो या नेग्लेक्ट छोड़ देते हो तो फिर कुछ इस हालत की हो जाती है। जैसे हम इस कार को लेके आए थे उतनी तो खराब हालत नहीं है, बट हाँ अगर मैं इसको और कुछ टाइम ऐसे छोड़ दूंगा तो ये वैसी हालत में हो जाएगी। चेक करके देखते हैं इस कार की बैटरी कितनी ठीक है, अनलॉक होती है, स्टार्ट होती है या नहीं। पहली सेल्फ में भाई ये कार स्टार्ट हो गई है और इसको जल्दी जल्दी वॉश करके इसके इंटीरियर पर बढ़ते हैं। एसी इसका आप मजाक मानोगे भाई, ऑन करते इतनी ज्यादा ठंडी हवा फेंकता है कि इस एसी के ऊपर कोई काम करने की जरूरत है नहीं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ये कार बहुत ज्यादा स्मोक कर रही थी जब हमने इसका DPF लगाया था दोबारा से, क्योंकि DPF के अंदर अभी उस टाइम पे क्लीनिंग सोल्यूशंस थे, मतलब डीजल भी रह गया होगा, पेट्रोल भी होगा, क्लीनिंग सोल्यूशन जो भी है अब वो सारा क्लियर हो गया और कोई भी स्मोक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर आप DPF साफ करते हो इतना ज्यादा स्मोक आ रहा है तो इवेंचुअली अपने आप क्लियर हो जाता है वो। तो कोई भी स्मोक नहीं है, ये बहुत ही अच्छा साइन है, कोई ब्लैक स्मोक नहीं है। आपको याद होगा जब हमने इस कार को इनिशियली सबसे पहली बार स्टार्ट किया था तो बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक आ रहा था। अब यहाँ से कोई भी ब्लैक स्मोक नहीं आ रहा है। तो हमने वो चीज इसकी फिक्स कर दी है कि इसका जो EGR काम नहीं कर रहा था, DPF बहुत ज्यादा गंदा था और काम नहीं कर रहा था, तो वो चीजें अब इसकी सॉर्ट हो गई हैं। जिन टायरों में हवा कम थी उसमें हल्की हल्की टायरों में हवा डालने के बाद इंटीरियर को एक बार इनिशियली वैक्यूम इसलिए देना चाहता था मैं क्योंकि जो लेफ्ट साइड या पैसेंजर साइड है उसके नीचे बहुत ज्यादा ये छोटे छोटे मॉस्किटो टाइप या कुछ मच्छर टाइप के आ रहे हैं। अब ये नहीं पता आए कहां से हैं क्योंकि गाड़ी बिल्कुल बंद थी और यहाँ पे नीचे सिर्फ हमारी ब्लोअर मोटर होती है जो अंदर और बाहर की हवा को कंट्रोल करती है। अगर वो खराब हो गई होगी तो बाहर की हवा या मतलब बाहर से कुछ भी आ सकता है, मतलब चूहे भी आ सकते हैं, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। पूरे इंटीरियर में जो सबसे ज्यादा खराब चीज है वो यही इस साइड के मैट पे है, तो इसको क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले वैक्यूम कर लेते हैं। इनिशियल वैक्यूम करने के बाद अब ये इंटीरियर इतना साफ हो गया है कि इसको हम रिमूव कर पाएंगे। तो कार को ड्राइव पर करके और वॉशिंग एरिया पर लगाते हैं जहाँ पे हम इसको वॉश करेंगे। आज मैं कोई आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, पहली वाली वीडियोस के अंदर आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हमने इसको स्टार्टिंग में वॉश किया था। तो इस कार को अब सिर्फ क्विक वॉश करके दिखाता हूँ कि सिर्फ एक वॉश करने के बाद अब ये कार कितनी ज्यादा साफ हो जाएगी। अगर आपके पास भी कोई कार है जिसको आप ज्यादा यूज नहीं करते हो तो उसको हर हफ्ते एटलीस्ट साफ करोगे तो उस कार के अंदर थोड़ी बहुत लाइफ और बच जाएगी। किसी भी चीज को पार्क करके छोड़ने से उसकी लाइफ खराबी होती है और व्हीकल एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको यूज करते रहोगे तो ज्यादा आपको रिलायबल हो पाएगी वो ओवर द इयर्स। तो भाई क्विक वॉश के बाद आप देख सकते हैं जो व्हाइट कलर है वो कितना ज्यादा साफ लग रहा है। इस पेंट के ऊपर अभी तक कोई भी रबिंग या कुछ भी हमने पॉलिश भी नहीं की है। ये सिर्फ वॉश के बाद वाला आपको व्यू दिखा रहा हूँ मैं। हमने अलॉय सिर्फ पेंट किए, ब्रेक्स वगैरह का, और जो हमने काम किया वो तो पहली वीडियोस में आप देख ही सकते हो। इस 3 सीरीज के ऊपर जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है उसका एक प्लेलिस्ट बना लिया है। अगर आप वो देखना चाहते हो स्टार्टिंग से कैसे कैसे हम कार को लेके आए तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। बाहर से और अंदर से अब गाड़ी इतनी साफ हो गई कि इसको अब हम पार्क कर सकते हैं और इसका इंटीरियर हम रिमूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इंटीरियर को रिमूव करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बैटरी है वो डिस्कनेक्टेड हो ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना आ पाए, क्योंकि एयरबैग से काफी जगह तो वो डिप्लॉय भी हो सकते हैं। इंटीरियर में इसलिए चेंज करना चाहता हूँ। पहली बात तो सारा इंटीरियर बहुत ही रफ हालत में है और 2 लाख किलोमीटर के बाद ये जो हैंड रेस्ट है भाई ये अब इसने जवाब दे दिया है कि बहुत टाइम हो गया, इसको भाई चेंज करना ही पड़ेगा फाइनली। बाहर से गाड़ी कितनी भी अच्छी लगे, अगर इंटीरियर ही
अच्छा नहीं होगा तो ड्राइव करने में मजा नहीं आएगा। तो जितने भी आप डोर कार्ड देख रहे हो सारे के सारे चेंज करेंगे हम, और ये वाला जो एरिया है इसको भी पेंट किया जाएगा। तो ये जो पूरा डोर कार्ड है इस सारे डोर कार्ड के ऊपर काम होगा, स्पेशली लेदर होगा, और ये जो वुडन पैनल है इसको रैप करेंगे हम। सारे इंटीरियर में जो सबसे खराब सीट है वो ड्राइवर वाली है, और आप देख सकते हो यहाँ पे सीटें फटना चालू हो गई हैं, और ऊपर से तो और बुरा हाल है। और ये सीटें गंदी नहीं है, ये लेदर ही इतना खराब हो गया है कि जो बेस कलर है वो दिखना स्टार्ट हो गया अब। और यहाँ पे सेंटर में भी देख सकते हो ये गंदा नहीं है, ये कलर ही यहाँ से फेड हो चुका है, तो मटेरियल ही खराब हो गया बेसिकली। भाई दूसरा कारण है कि ये जो सीट है बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है। अगर आप कोई भी पुरानी जर्मन कार या BMW में बैठे हो तो आपने नोटिस किया होगा इनका जो लेदर है वो हार्ड हो जाता है कुछ टाइम के बाद। लेदर इतना ज्यादा हार्ड हो गया कि इसको बैठने से कोई कंफर्ट आता नहीं है, और इस लेदर की हालत इतनी खराब हो गई है कि भाई अब सारा काम हो रहा है तो इंटीरियर बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो जब भी मजा आएगा। हेडलाइनर की हालत भी खराब है। डोर हैंडल्स भी इसके हमने नए ऑर्डर कर दिए हैं, क्योंकि पहले किसी ने जुगाड़ करके इसके ऊपर ये रेक्सीन टाइप का लगाया हुआ है, हालांकि टूटे हुए हैं। क्या कुछ टाइम के बाद BMW के जो हैंडल्स हैं वो स्टिकी हो जाते हैं और फिर उनको चेंज करना पड़ता है। काफी लोग क्या करते हैं रेक्सीन लगा लेते हैं या पेंट कर लेते हैं, बट वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है और चीप फील कराता है भाई ये चीजें ना BMW के इंटीरियर को। तो हैंडल्स हम दूसरे ऑर्डर कर चुके हैं, हैंडल्स हम दूसरे लगाएंगे यहाँ पर, ये रीयूज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें भाई बहुत ही कॉमन है। उसके बाद जो पीछे वाली सीट है वो बहुत ही साफ कंडीशन में है, मतलब अगर मेरे को कहीं से 2 सीट आगे की मिल जाए ना तो मैं शायद ये इंटीरियर चेंज भी ना करवाऊं, बट एक फ्रेश लुक देने के लिए भाई ये सारी सीटों को हम बाहर रिमूव करके और इसका जो लेदर है वो चेंज करेंगे। पैसेंजर साइड का जो डोर है उसके ऊपर जो लेदर है उसकी भी हालत खराब हो चुकी है, और हैंडल्स की तो सेम ही हालत है हर जगह। तो यहाँ पर भी किसी ने पहले रेक्सीन लगाई हुई है, इसको भी चेंज करेंगे। डोर हैंडल ही रिप्लेस करेंगे ताकि OEM लुक वापस आ जाए। कुछ साल पहले तक ये डोर हैंडल्स इतने मिलते नहीं थे, इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, बट अब हर गाड़ी के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इस लेदर के अंदर इतने ज्यादा क्रैक आ चुके हैं ना कि भाई अगर आप बैठोगे तो ऐसा लगता है कि आप किसी बेंच पे बैठ गए हो, सीट के अंदर बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। और जो कप होल्डर के ऊपर ये ट्रिम है ये भी फेड हो चुकी है, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा या पेंट करना पड़ेगा। रियर सीट की हालत सबसे अच्छी है, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा लगता है ज्यादा कोई पीछे बैठा नहीं है। और जो सन वाइजर होता है हमारा उसका जो शीशा है वो भी पता नहीं कैसे टूटा हुआ है, तो ये भी ट्राई करेंगे, हमको अगर दूसरा मिल पाएगा तो चेंज कर देंगे इसको। तो सबसे पहले हम चीजें अब रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं इंटीरियर में। हेडलाइनर के लिए आपको काफी सारी चीजें रिमूव करनी पड़ती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे रिमूव करना है। सनवाइजर का जो माउंटिंग पॉइंट है उसके ऊपर एक ऐसे प्लास्टिक का ब्रैकेट होगा, रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपको उसके बोल्ट दिख जाएंगे। सनवाइजर की जो लाइट है वो भी हमको रिमूव करनी पड़ेगी, वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे कैसे रिमूव करना है। सनवाइजर जैसे हम ओपन करते हैं तो एक लाइट होती है, उसको भी रिमूव कर देंगे, एक कनेक्टर होगा उसके ऊपर। और दोबारा जब वापस लगाएंगे तो जितने भी बल्ब हैं उनको हम LEDs के साथ चेंज कर देंगे ताकि मॉडर्न लुक आ पाए इंटीरियर में भी। दूसरी साइड की जो लाइट है उसको भी आपको ऐसे रिमूव करना है। उसके बाद जो डोर हैंडल है उसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का क्लिप होगा, उसको आप ऐसे रिमूव कर पाओगे। रिमूव करने के बाद आपको नीचे ही बोल्ट दिख जाएगा। मेक श्योर कि अभी सारी चीजें एक जगह पे रखो ताकि वो गुम ना हो जाए। तो 2 बोल्ट रिमूव करने के बाद ये हैंडल रिमूव हो जाएगा। इस टाइप की टूल किट चाहिए होगी आपको इंटीरियर को रिमूव करने के लिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दूंगा वीडियो में। तो सबसे पहले सनवाइजर के ऊपर जो 2 बोल्ट हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद इस सनवाइजर को हम नीचे करेंगे और एक कनेक्टर है जिसको डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद इस सनवाइजर को साइड पे रख देंगे और इसके बोल्ट्स को मैं राइट साइड के डोर में ही रख रहा हूँ। तो राइट साइड के बोल्ट राइट साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड पे होंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट है उसको भी हम रिमूव कर लेंगे और इस टाइप का कुछ दिखेगा ये, और इस चीज को भी हम साइड पर रख देंगे। सिर्फ 2 ही टॉर्क्स की बिट चाहिए होंगी इस पूरे इंटीरियर को रिमूव करने के लिए। इस टाइप की है ये, डोर हैंडल्स पे अलग है, वाइजर पे अलग है, तो आपको डिफरेंट टॉर्क्स की बिट चाहिए होंगे। हैंडल को रिमूव करने के बाद हैंडल को भी भाई राइट साइड पे रख रहे हैं, तो एक साइड का कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड पर चलते हैं। दूसरी साइड के जो हैंडल्स हैं और सनवाइजर है इसको भी रिमूव कर लेते हैं फटाफट। तो भाई जितने भी बोल्ट्स हैं या जितने भी पार्ट्स आप रिमूव कर रहे हो ना, जिस साइड से रिमूव कर रहे हो उसी साइड रखो। और उसके बाद ऐसे हमको इसके डोर कार्ड रिमूव करने हैं तो हम एक अलग जगह पे सेपरेट चीज के अंदर इसको रख देंगे, पार्ट को। लेफ्ट वाला साइड लेफ्ट साइड पर और राइट साइड वाला राइट साइड पर, ताकि जब दोबारा हम लगाएं तो हमको मिल जाए चीजें आराम से। उसके बाद जो फ्रंट के पिलर का पैनल है उसको रिमूव करने के लिए आपको ऐसे एयरबैग का लोगो हटाना है। उसके नीचे एक आपको बोल्ट मिलेगा, टॉर्च बिट का ही है वो भी, उसको रिमूव करके अब इस पैनल को रिमूव कर सकते हैं हम। इस पैनल का जो फैब्रिक है वो कंपनी से ही है, इसको चेंज नहीं किया गया कभी। और ये एयरबैग है साइड में। उसके बाद पीछे के जो हैंडल्स हैं उनको भी फटाफट रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद जो रियर का जो पैनल है उसको भी हमको रिमूव करना है ऐसे। दोनों साइड पे जो एयरबैग लिखा हुआ है उसके अंदर एक्चुअली एयरबैग नहीं होगा, मतलब निकालने से आपका एयरबैग डिप्लॉय नहीं होगा। तो जो एयरबैग का लोगो दिया गया है इसका मतलब है कि कर्टेन एयरबैग है, मतलब आगे से पीछे तक एक सिंगल एयरबैग है, अलग अलग एयरबैग नहीं है। और उसके नीचे आपको बोल्ट दिखेगा जिससे आप इस पैनल को रिमूव कर पाओगे। रियर के अंदर आपको ना पैनल निकालते टाइम हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट
डिफिकल्टी हो, क्योंकि मेटल की क्लिप को आपको हल्का ऊपर करके इस पैनल को रिमूव करना पड़ता है। तो 2 मेटल की क्लिप होंगी, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, हल्का सा पैनल को ऊपर करके फिर रिमूव करना पड़ेगा। तो रियर के जो दोनों पैनल है वो ऐसे रिमूव होंगे। तो बहुत ज्यादा वायरिंग होती है हर पैनल के पीछे, यहाँ पे आपको राइट साइड पे भी दिख रहा होगा और लेफ्ट साइड पे भी ऐसा ही कुछ है। रियर विंडशील्ड पर एक ब्रेक लाइट होती है जो कि यहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। उसका पैनल रिमूव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैनल है पहले रीग्लू हुआ है एक बार, तो ये जो पार्ट है पहले कभी ना कभी रिमूव हुआ होगा, क्योंकि हेडलाइनर यार वैसे सैग हो जाते हैं इन गाड़ियों के कुछ टाइम के बाद। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको भी आपको रिमूव करना है दोनों साइड पे। वैसे ब्रैकेट ग्लूड होना चाहिए, बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रखा ही हुआ है, जिसने पहले रिमूव किया उसने अच्छे से लगाया नहीं। फ्रंट राइट पिलर वाला पार्ट भी अब रिमूव कर देते हैं और सीट को आपको इस पोजीशन पर लेकर आना है। इससे क्या होगा कि जब हम हेडलाइनर को नीचे करेंगे या निकालेंगे तो उसमें इजी रहेगा। सनरूफ के ऊपर ये जो वेदर स्ट्रिपिंग है वो आपको रिमूव कर लेनी है। इसके बाद ये जो हेडलाइनर है वो ज्यादा चीजों पर रुका नहीं होता, सिर्फ सेंटर के जो पिलर है उसका सपोर्ट है अभी फिलहाल, और सारी चीज हम रिमूव कर चुके हैं। तो आपको जो सेंटर के पिलर है उनको भी रिमूव करना है। इंटीरियर लाइट यहाँ पे आपको पीछे दिखेगी, इसको भी आपको ऐसे रिमूव करना है, एक ही कनेक्टर होगा। और इसके जो ब्रैकेट है वो भी ऐसे माउंटेड होते हैं, यहाँ पर वो भी माउंटेड नहीं है। पहले जिसने भी ये इंस्टॉल किया है या तो उसने बहुत ही जल्दबाजी में काम किया है या फिर इग्नोर की है चीजें। पिलर को रिमूव करने के लिए भाई आपको ये नीचे वाला पार्ट भी रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि जो सीट बेल्ट है वो हम रिमूव नहीं कर पाएंगे ये पार्ट रिमूव करे बिना। अब ड्राइवर साइड का जो पिलर है वो अब डिसअसेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे वाला पार्ट आपको रिमूव करना है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर हमारी बेल्ट जाती है वो भी ऐसे अब निकल सकता है। निकलने के बाद आप इसको नीचे कर पाओगे ऐसे, बट इसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे अभी गाड़ी से, क्योंकि यहाँ पर एक बोल्ट है जो कि सीट बेल्ट को होल्ड करता है। सीट बेल्ट जब तक रिमूव नहीं करेंगे जब तक ये पार्ट निकलेगा नहीं। अब हम जो हेडलाइनर है उसको रिमूव कर सकते हैं। एक साइड से फ्री हो गया, अब फिलहाल कुछ होल्ड नहीं करता। और सनरूफ का जहाँ पर ड्रेन है लीक हो रही थी, तो इंटीरियर के अंदर पानी यहाँ से भी आ रहा होगा और दोनों साइड पर सेम ही कहानी है। तो इसकी सनरूफ भाई आगे से भी लीक हो रही होगी और पीछे से तो लीक होती देखी है हमने पहले भी इस इंटीरियर में, इसलिए ही बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। अब दूसरी साइड का जो पैनल है उसको भी भाई रिमूव कर लेते हैं फटाफट। रिमूव करते टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो कोई ज्यादा क्लिप्स ऐसी नहीं है जो टूट जाएंगी, मेटल की क्लिप्स होती हैं। उसके बाद इस साइड का जो पैनल है वो भी हम सेम वैसे ही रिमूव करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड का किया है। पैनल रिमूव करते ही अब ये जो हेडलाइनर है वो अब नीचे आ सकता है। सिर्फ एक ही चीज होल्ड करती है जो कि हम आगे से रिमूव करेंगे, और पीछे का जितना भी पार्ट है वो अब हम साइड पर कर सकते हैं। जितनी भी वायरिंग हार्नेस है वो हम रिमूव नहीं करेंगे हेडलाइनर से, वो डिस्कनेक्ट होगी हमारे सनरूफ पैनल से। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंटर का जो सनरूफ पैनल है उसके ऊपर 3 मेटल की क्लिप होती है आगे, उसको आपको ऐसे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अब हम इसको साइड पर कर सकते हैं, और जो भी वायरिंग हार्नेस है हमारे हेडलाइनर पर वो हमको पूरी निकालने की जरूरत नहीं होती। इसका एक कनेक्शन यहाँ पर आता है जो कि हम रिमूव करेंगे तो हेडलाइनर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब इस हेडलाइनर को हम बाहर निकाल सकते, कोई भी चीज होल्ड नहीं करती इसको इंटीरियर में। हेडलाइनर को आप रियर लेफ्ट या रियर राइट साइड से किसी भी साइड से रिमूव कर सकते हो। मेक श्योर कि फ्रंट सीट्स बिल्कुल टिल्टेड हो ताकि आप आराम से रिमूव कर पाओ हेडलाइनर को। रिमूव करने के बाद भाई हालांकि इतना गंदा नहीं दिख रहा है, बट ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और ब्लैक भी कर रहे हैं हम, इसलिए भी ये कारण था रिमूव करने का। सनरूफ तो भाई रिमूव करनी है, वैसे भी कवर होता है वो भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी खराब हो चुका है, उसका भी जो फैब्रिक है वो भी चेंज होगा। देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो पानी है वो आ रहा था इंटीरियर में, और राइट साइड के जो एयर बैग है वहां तक बहुत ज्यादा मिट्टी आ चुकी है और वो गीला हो चुका है, तो यहाँ पे डेफिनेटली पानी आ रहा होगा। एयर बैग के ऊपर अगर ऐसे पानी आएगा तो हो सकता है इसका जो कनेक्शन है वो शॉर्ट होके एयर बैग अपने आप खुल भी सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कभी अगर एक्सीडेंट होगा तो हो सकता है इतना कोरोजन आ जाए कि वो खुले ही ना। तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई ये चीज हमको चेक करनी चाहिए। सनरूफ का पैनल है उसके कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करके इस पैनल को भी साइड पे रख देते हैं, और ये है सनरूफ की मोटर जो सनरूफ को आगे और पीछे लेके जाती है। सनरूफ के बोल्ट को भी हम रिमूव करेंगे क्योंकि ये पैनल हमको रिमूव करना है। सीट्स तो ठीक हो जाएंगी, बट ये जो वुडन पैनल है फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके ऊपर हम रैप करेंगे। और ये जो आप सेंटर में एसी के पास देख रहे हो, इस पैनल को भाई दोबारा मैट ब्लैक में पेंट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत खराब दिख रहा है ये। ऐसी ग्लास होल्डर की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और जितने भी वुडन पैनल है वो भाई रैप होंगे तो वो भी रिमूव करेंगे। स्टीयरिंग का जो लेदर है वो भी चेंज होगा, तो ये सारी चीजें हमको रिमूव करनी पड़ेंगी पर ये सब करने से पहले। अब चलते हैं भाई फ्रंट सीट्स पर, और फ्रंट सीट्स को रिमूव करते सिर्फ 4 बोल्ट्स होते हैं ईच इंडिविजुअल सीट पे। उस बोल्ट के लिए आपको इस टाइप का एक टॉर्क्स बिट चाहिए होगा, और आपको सीट को पीछे करके आगे के दोनों बोल्ट को रिमूव करना है। दोनों बोल्ट को रिमूव करने के बाद अब आप सीट को आगे करोगे जितना हो सकता है, उसके बाद रियर के जो दोनों बोल्ट है उनको भी हम रिमूव करेंगे। अगर आपको रिमूव करने में दिक्कत हो रही है तो आगे टिल्ट कर सकते हो आप सीट को, ताकि जो आपका टूल है वो सीधा रह पाए, टेढ़ा ना हो।
और आप जो नट है उनको स्ट्रिप ना कर दो। तो भाई रिमूव करने के बाद अब सीट को ऊपर करके दिखाता हूँ आपको कि नीचे क्या क्या होता है। एक सिंगल मॉड्यूल होता है भाई इसके अंदर, 3 सीरीज के अंदर, 5 सीरीज के अंदर दोनों साइड पे आपको इस टाइप का मॉड्यूल देखने को मिलता है। ये बेसिकली सीट के फंक्शंस जैसे मेमोरी सीट हो गई, अप एंड डाउन, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। मोटर अलग होती है बट ये इसकी मेमोरी है सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे भाई कुछ चेंज मिल रहे हैं तो भाई ये चीजें साइड में रख लेना, हो सकता है आपको कुछ वैल्यूएबल मिले। कोई चीज गुम हो गई हो बहुत टाइम बाद तो क्या पता यहाँ मिल जाए। वैसे तो इस कनेक्टर को सीधा आप रिमूव कर सकते हो ऊपर उठा के, अगर स्टक हो गया हो तो आप फ्लैट हेड का यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद एक छोटा कनेक्टर है, इसको भी हमको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब कोई भी चीज यहाँ होल्ड नहीं करती और ये सिंपल मैकेनिज्म है, सिंपल ऊपर करना होता है और ये कभी खुला नहीं होगा काफी टाइम से, तो हो सकता है स्टक हो रहा हो। तो यही है भाई जो सीट को होल्ड करता है इंटीरियर के साथ। अभी हम सीट को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि सीट बेल्ट लगी हुई है, इसको भी हमको रिमूव करना पड़ेगा। एक पैनल है उसको आपको यहाँ से रिमूव करना है। ये प्लास्टिक का पैनल रिमूव करने के लिए भाई काफी टाइम लग गया था बट ये सेंटर वाली क्लिप टाइट होती है तो निकलती नहीं कई बार। तो एक ही सिंगल बोल्ट होता है जो बेल्ट के ऊपर लगा होता है, उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे और उसके बाद अभी बेल्ट फ्री है। इतने सारे बोल्ट्स हो जाते हैं तो भाई मैं ट्राई करता हूँ कि जो बोल्ट जहाँ से निकाले वहीं पे लगा देते हैं ताकि जब दोबारा लगाने जाए तो बोल्ट ढूंढना ना पड़े। क्योंकि हम सीट इन हाउस चेंज नहीं कर रहे हैं भाई, हम सीट्स को भेजेंगे कहीं पे चेंज करने के लिए, तो हो सकता है ये जो मॉड्यूल है वो खराब हो जाए, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि जब हम इंस्टॉल करें तो ये दोबारा काम करे। और जितने भी कनेक्टर है उनको भी डिस्कनेक्ट करके आपको इस मॉड्यूल को साइड पे रख देना है। अगर आप सीट कवर कहीं बाहर खुलवा रहे हो और टाइम लगता है कि भाई वो कहता है कि 2-4 दिन लगेंगे सीट कवर में, तो ये वाला जो मॉड्यूल है आप ये निकलवा के अपने पास ही रख सकते हो या गाड़ी में रख सकते हो ताकि डैमेज ना हो। रस्ट होना स्टार्ट हो गया था पानी की वजह से, तो इसके ऊपर भी भाई पेंट कर देंगे हल्का ताकि ये और रस्ट ना बढ़े आगे। और इंटीरियर में पानी आने की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। अभी इतना सिवियर केस नहीं है तो मैनेजेबल है। क्योंकि इंटीरियर में पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था तो मैं सबवूफर की कंडीशन भी चेक करना चाहता था। BMW में सीट के नीचे दिए गए होते हैं सबवूफर, तो वो भी चेक करने के लिए आपको पैनल रिमूव करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए चेक करना चाह रहा था कि भाई अगर सबवूफर खराब हो चुका है या फिर बहुत ज्यादा पानी की वजह से उसकी कुछ कॉइल वॉइल खराब हो गई है तो हम चेंज कर देंगे। अभी फिलहाल काफी चीजें खुली हुई हैं, दोबारा सीट को निकालना पड़ेगा अगर। तो भाई ये ओरिजिनल सबवूफर है जो कंपनी के साथ ही आता है, चेंज नहीं किया है किसी ने अभी तक। और कंडीशन भी ठीक है, यहाँ पे कहीं पे टेयर नहीं है, ना ही कोई ज्यादा कोरोजन दिख रही है कहीं पे। मिट्टी काफी ज्यादा हो गई है तो इसको भी साफ कर लेंगे एक बार। और जैसे प्लास्टिक का पार्ट आप यहाँ पे सेंटर में देख रहे हो गिरा हुआ था, तो ये भी डैमेज कर सकता है आगे जाके। ये देखो भाई एक छोटे से ये पता नहीं किस टाइप का बग है, तो इसको भी हटा दिया था मैंने। उसके बाद दूसरी साइड की सीट को भी रिमूव करते सबसे पहले आगे के दोनों बोल्ट को रिमूव करना है। और पीछे के जो ये बोल्ट है वहां पर ये हरा हरा कुछ है भाई, कमेंट करके बताओ ये क्या हो सकता है। बोल्ट के ऊपर जो ये आप देख रहे हो इसको बोलते हैं लॉक टाइट, और ये लॉक टाइट इसलिए लगाया जाता है ताकि वाइब्रेशन के अंदर जो बोल्ट है वो ढीले ना हो। इस साइड की जो सीट बेल्ट है उसको भी रिमूव कर लेते हैं भाई, और रिमूव करने के बाद इस सीट बेल्ट को साइड पे कर देते हैं और इस बोल्ट को वापस लगा देते हैं। यहाँ पे बोल्ट को लगाने के बाद इस साइड ज्यादा कुछ था नहीं, और जैसे मैंने पहले बताया था इस साइड पे मॉड्यूल नहीं है, एक ही साइड पे मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पे नीचे वाली सीट देख सकते हो, ऐसा कोई ज्यादा खराब कंडीशन में तो है नहीं। डिस्कनेक्ट करने के बाद भाई अब इस सीट को भी बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप अकेले सीट रिमूव कर रहे हो तो ऐसे आपको इंटीरियर से बाहर निकालनी है आगे वाली सीटें, ताकि कहीं पे डैमेज ना हो और भाई एकदम से आपके ऊपर भी ज्यादा कोई स्ट्रेस ना आए। सीटों के जो बोल्ट है वो भी मैं वापस लगा रहा हूँ ताकि वहीं पर मिले हमको। और ये जो कवर है इस साइड का भी खोल दिया मैंने ताकि चेक कर पाए कि सबवूफर की कंडीशन कैसी है। तो इस साइड भी ठीक था, ना कोई ज्यादा रस्ट दिख रहा था कहीं पे, ना ही कोई ज्यादा कोरोजन थी। और ये भी ओरिजिनल सबवूफर है जो कंपनी से आया होगा। इंटीरियर को वापस लगाने से पहले एक बार सबवूफर को बाहर निकाल के भी चेक करेंगे। सेंटर का जो ये पिलर वाला पैनल रह गया था उसको भी आपको ऐसे अब रिमूव कर देना, क्योंकि सीट बेल्ट अब अनलॉक हो चुकी है। हम इस पैनल को इसलिए रिमूव कर रहे हैं कि जितने भी ग्रे पार्ट है, हैंडल हो गया या जो भी पार्ट होगा, उस सब को ब्लैक करा जाएगा। तो अब दोनों साइड का जो पैनल है वो अब रिमूव कर लिया है हमने। अब इनको हम साइड पे रख सकते हैं। इस टाइप का कुछ ये दिखता है, इसके अंदर सिर्फ सीट बेल्ट है। अब लगभग डिसअसेंबल करने के बाद जो इंटीरियर है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो अभी सनरूफ और ये ऊपर का जितना भी मेटल है वो सारा यहाँ पे एक्सपोज्ड है, और ये वाला पार्ट रिमूव करने के लिए ही हमको सनरूफ को नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो करने की जरूरत नहीं थी। ये एक लंबा एयरबैग होता है जो कि कर्टेन एयरबैग बोलते हैं, दोनों साइड पे दिया गया है और ये यहाँ पीछे से लेके आगे तक एक ही यूनिट खुलती है। उसके बाद रियर सीट को अनलॉक करने के लिए ज्यादा कुछ चीजें नहीं है भाई, आपको ऐसे अनलॉक करना है दोनों साइड से और उसके बाद सीट को बस लिफ्ट करना है और ये सीट बाहर आ जाएगी। सीट निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कितने ज्यादा डस्ट है जो कि बिल्डअप हो जाती है ओवर द ईयर्स। तो ये सारा क्लीन हो जाएगा और जो स्मेल है वो भी चली जाएगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें अगर आपके इंटीरियर में हो या कहीं पे भी हो बेसिकली तो हल्की हल्की स्मेल हो जाती है फिर इंटीरियर में। तो ये वाली सीट ना पीछे वाली बहुत ही साफ कंडीशन में वैसे तो, बट चेंज करेंगे क्योंकि आगे वाली हो रही है। मैं E90 कई बार बोलता हूँ, आपने वीडियो में देखा होगा। तो इस कार का जो चेसी कोड है या जो मतलब कंपनी इसको बुलाती है वो E90 ही बुलाती है।
है। इसके जो पार्ट्स है उसके ऊपर भी आपको E90 देखने को मिलेगा। और आप ये देख रहे हो कि भाई ये गाड़ी तो 2012 की है, पर इसके अंदर जो पार्ट लगा हुआ है ये 2008 का है। E90 तो भाई बेसिकली 2006 या 7 से आ रही है और 2012 तक आई है बेसिकली। तो ये जो पार्ट शेयरिंग है वो हो सकता है पार्ट पहले प्रोड्यूस हो गया हो, और ये सिर्फ एक ब्लैंकेट है जो कि हमारे फ्यूल पंप के ऊपर लगा होता है, बट इसके ऊपर भी डेट स्टैंप यहाँ पे 2008 की है। और E90 के स्टार्टिंग के जनरेशन का और लास्ट जनरेशन तक बिल्कुल सेम है। तो BMW में ज्यादातर डेट स्टैंप मिलती है आपको लगभग पार्ट के ऊपर। उसके जितने भी बोल्ट है भाई, सबसे पहले आपको बोल्ट जो दिख रहे हैं वो रिमूव कर लेने हैं। बोल्ट को रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो सीट बेल्ट है इनको भी आपको साइड पे रख देना है। इसके अंदर भी भाई बहुत ज्यादा बाल वगैरह है, तो ये सारी चीजें साफ करेंगे भाई लगाने से पहले। तो इंटीरियर थोड़ा जो स्मेल है वो भी ठीक हो जाएगी। रियर की जो सीट है उनको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे पीछे ट्रंक में आना होगा, और सीट को अनलॉक करने के लिए 2 ब्रैकेट हैं जो कि मेटल ब्रैकेट है, उनको आपको अनलॉक करना पड़ता है दोनों साइड पे। तो एक फ्लैट हेड से आपको यहाँ पे इसको ऐसे अनलॉक करना है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद जब एक साइड का अनलॉक हो जाएगा तो आप सीट को ऐसे ऊपर कर पाओगे, और दूसरी साइड की सीट के ऊपर भी आपको ऐसा दिखना चाहिए। ये जब पार्ट दिख रहा है आपको, इसका मतलब सीट अनलॉक हो चुकी है। दूसरी साइड का दिखाऊं आपको अभी कि अनलॉक नहीं हुआ है तो वो कैसा दिखेगा। अनलॉक होने के बाद अब ये दोनों साइड की सीट अब उठा सकते हैं। तो आपको सीट को ऐसे लिफ्ट करना है दोनों साइड से, और उसके बाद आगे आप टिल्ट कर सकते हो। ये दोनों हुक है जो वहाँ पे अटैच्ड थे, और वो दोनों साइड के लॉक है जो हमने अनलॉक करे हैं पीछे से। तो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर आपकी गाड़ी कभी स्टार्ट हो जाती, कभी नहीं स्टार्ट होती, इंजन प्रेशर टू लो आता है कभी कभी, तो हो सकता है जो मॉड्यूल है वो खराब हो गया हो। ये रियर सीट के पीछे E90 में, तो अगर E90 आपके पास है तो इसको चेंज कर सकते हो या चेक कर सकते हो। ये सेम आपको F10 में भी मिलता है, आगे वाली जनरेशन मतलब F90 तक भी ये सेम ही मॉड्यूल है। इस सीट को बाहर निकालते टाइम मैंने नोटिस किया कि भाई यहाँ पे पीछे या तो ब्लड लगा हुआ है या पता नहीं क्या है। कोई ज्यादा डैमेज नहीं है, मतलब जो चूहे वाला हिसाब होता है कि भाई यहाँ चूहे वगैरह तो है नहीं कार में। तो ये सारा इंटीरियर भाई हम रिमूव कर चुके हैं। उसके बाद ये जो ट्रिम है भाई ये भी रिमूव कर लेते क्योंकि इनके ऊपर रैप होगा। आपको ट्रिम रिमूवल टूल चाहिए होगा भाई, ऐसे बड़े बड़े। उसके बाद आपको सिर्फ ऐसे रिमूव करना है। हर जगह पे मेटल की क्लिप्स होंगे तो ज्यादा कुछ टूटेगा नहीं, बट मेक श्योर कि आप ज्यादा फोर्स यूज ना करो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बटन को डिस्कनेक्ट करना है अभी के लिए। स्टार्ट एंड स्टॉप को वापस लगाएंगे थोड़ी देर में। सेंटर में 2 कनेक्टर होंगे, उसको भी आपको डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो सेंटर का जो पूरा ट्रिम है भाई वो बाहर आ जाएगा। रिमूव करते ही लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया था अपने आप। मेरे को लगा स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो वापस लगा देंगे तो हट जाएगा ये, बट एक ही साइड का इंडिकेटर हो रहा था, लेफ्ट साइड का। राइट साइड का जो इंडिकेटर वो नहीं चल रहा था, तो मेरे को लगा स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन वापस लगा देते हैं, उसकी वजह से हो रहा होगा। मैंने पहले भी काफी बार रिमूव किए हैं बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैंने सोचा स्टार्ट एंड स्टॉप बटन लगा के देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। तो ऐसे स्टार्ट एंड स्टॉप के बटन को रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल किया। एक साइड का अभी आ रहा था बट अब क्लस्टर में दिखने लग गया था कि हैजर्ड ऑन है। तो एक बार तो मेरे को लगा यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हमको हैजर्ड स्विच वापस लगाना पड़ेगा। हो सकता है मेरे से दब गया हो वो स्विच, तो वो स्विच कनेक्ट करके देखा तो ये ग्लो हो रहा था। इसको जैसे ही प्रेस किया अब जो हैजर्ड लाइट है वो बंद हो गई थी। तो अगर आपके साथ भी निकालते टाइम ये हैजर्ड का स्विच गलती से प्रेस हो गया तो गाड़ी के जो हैजर्ड है वो चलते रहेंगे। उसके बाद साइड का जो AC वेंट है इसको रिमूव कर देते हैं। इसके ऊपर कोई भी कनेक्टर नहीं है, सिर्फ ऐसे रिमूव होगा। उसके बाद जो डोर की ये ट्रिम है वुडन वाली वो रिमूव कर लेते हैं। चारों दरवाजे ऊपर है ये, तो आपको ध्यान से रिमूव करनी है, इसको तोड़ना नहीं है। रिमूव करने के बाद ये थोड़ी बड़ी है, पीछे वाली जो ट्रिम है वुडन की वो छोटी है। ये पहले ढंग से नहीं लगाई हुई किसी ने भाई। उसका रियर पैनल को भी रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद पैसेंजर साइड और रियर लेफ्ट साइड। यहाँ पे भाई ये ग्रीन ग्रीन है, कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है ये। सिर्फ डोर कार्ड सेंटर की जो ट्रिम है वो रिमूव करना रह गया है। लगभग इंटीरियर स्ट्रिप हो ही चुका है। स्टीयरिंग का जो लेदर है वो भी दोबारा रीस्टिच होगा, और ये सेंटर कंसोल का जो ये हैंड रेस्ट है ये भी स्टिच होगा। वुडन पैनल को रिमूव करने के लिए भाई कोई स्क्रू वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे रिमूव करना है इसको। सेंटर का जो वुडन पैनल है उसको भाई ध्यान से रिमूव करना। आई ड्राइव अगर डैमेज हो गया तो बहुत महंगा आएगा ये। तो ऐसे रिमूव करने के बाद आपको यूजुअली इसको न्यूट्रल करना पड़ता है। सेंटर कंसोल के अंदर सिर्फ आप वुडन पैनल को रिमूव करोगे। गियर लीवर के ऊपर जो ये पार्ट दिया गया है इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। E90 को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, न्यूट्रल करने के लिए सिर्फ स्विच लगा के आप न्यूट्रल कर सकते हो, बट ये कार हो नहीं रही थी ऐसे न्यूट्रल। मेरे को लगा कि हो सकता है बैटरी डाउन हो गई हो इसलिए ही नहीं हो रही है, तो बैटरी को चार्जिंग पे लगा दिया था मैंने मीनवाइल। तो जब तक बैटरी चार्ज होती है, जब तक मैं आपको बाहर इंटीरियर की कंडीशन दिखा देता हूँ। अंदर इतनी लाइट नहीं होती तो इतना दिखता नहीं है। बाहर निकालने के बाद सीट की आप एक्चुअल कंडीशन आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा खराब हो गई है और क्यों मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद न्यूट्रल कर पाए थे हम, और उसके बाद इस वुडन ट्रिम को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे पीछे एक ही कनेक्टर होगा। आई ड्राइव के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने के बाद, सिर्फ 2 ही कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब ये जो वुडन पैनल है ये बिल्कुल अलग हो गया। इतने पार्ट भाई आज हमने इसके इंटीरियर से रिमूव कर लिए हैं। वो काफी ज्यादा डिसअसेंबली हो गई है। अब दोबारा लगाते टाइम देखते हैं कि भाई कितना टाइम लगता है हमको। ये जो आई ड्राइव है भाई इसको जरूर ध्यान से रखना। ये खराब हो गया तो आपके 20,000 तक का खर्चा हो सकता है, 20 से 25,000 का। सेकंड हैंड भी भाई 10-15 हजार के मिलते हैं। आई
हार्ड ड्राइव का जरूर ध्यान रखना और सेफ प्लेस में रखना इनको। अब जो डोर पैनल है वो रह गए हैं सिर्फ रिमूव करने, और सेंटर कंसोल, स्टीयरिंग। उसके अलावा सारा इंटीरियर आप यहाँ पे देख सकते हो रिमूव कर दिया है, और बेयर बोन जो इंटीरियर होता है वो इस टाइप का कुछ दिखता है E90 में। तो अच्छे से सबसे पहले क्लीन करेंगे दोबारा सब कुछ वापस लगाने से पहले। डीप क्लीनिंग की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि हल्की स्मेल है जो कार में वो भी जानी चाहिए। कारपेट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल हो जाती है तो उसको भी साफ करेंगे। तो भाई अब बारी आती है डोर पैनल्स को रिमूव करने की। डोर पैनल के ऊपर एक वुडन ट्रिम होती है जो हमने पहले ही निकाली हुई। तो यहाँ पे आपको 3 बोल्ट दिखेंगे। यहाँ पे जो बोल्ट है वो सारे ही मिसिंग है, सिर्फ एक बोल्ट है जो लगा हुआ है। बट आपको यहाँ पे अगर कभी आपकी गाड़ी नहीं खुली है तो 3 बोल्ट मिलेंगे। ये पैनल इसलिए हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि जितना भी यहाँ पे आपको लेदर दिख रहा है वो सब चेंज होगा क्योंकि वो खराब हो चुका है, और सेम उसी मटेरियल में लगाया जाएगा जिसमें सीट कवर बनेंगे। तो एक ट्रिम रिमूवल टूल इस टाइप का चाहिए होगा आपको, और आपको ऐसे डोर पैनल को रिमूव करना है। ये पैनल पहले ही अच्छे से नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे काफी ज्यादा गैप था इस साइड पर, बट आपके दरवाजे में इतना गैप नहीं दिखेगा। तो आपको ऐसा कुछ ट्रिम रिमूवल टूल चाहिए होगा जिससे आप चारों साइड से इसके जो पैनल है उसको धीरे धीरे लॉक से हटाओ। और निकालते टाइम यहाँ पे एक स्क्रू निकल के गिरा है, तो हो सकता है पहले किसी ने लगाया था तो यहाँ पे वो रह गया होगा। तो ये डोर डेफिनेटली पहले कभी ना कभी तो खुला ही है, सिर्फ एक ही बोल्ट था यहाँ पे। वो निकालने के बाद इस डोर पैनल को हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर्स को डिस्कनेक्ट करना होगा, और जो हमारा विंडो स्विच है उसको डिस्कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पे ऊपर जो ये लॉक देख रहे हो आप, इसको बहुत ही ध्यान से रिमूव करना, नहीं तो ये टूट सकता है। आपको इस टाइप से कुछ रिमूव करना है। यहाँ पे एक हुक होगा पीछे, उसको हटाना है, फिर ये बाहर निकलेगा। तो बहुत ही आराम से इसको रिमूव करना भाई, नहीं तो आपका डोर है जो वो अंदर से खुल नहीं पाएगा और ये केबल चेंज करनी पड़ेगी। निकालने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो सारा डोर पैनल हमने रिमूव कर दिया है। जितनी भी वायरिंग है उसको मैं अभी के लिए यहाँ पे साइड कर देता हूँ ताकि जब हम दरवाजे को ओपन या क्लोज करें तो वायरिंग बीच में ना आए। तो ये सारा हमने रिमूव कर लिया। पीछे वाले डोर पर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ये सनशेड है इसको हम नीचे कर देते हैं। अगर आपका भी हुक टूटा हुआ है और सनशेड आप ऐसे रोक नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे लगा सकते हो ताकि ये सनशेड आप दोबारा उठा पाओ। उसका जो साइड का सनशेड है वो पहले ही टूटा हुआ है तो वो इसलिए रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो हमको सबसे पहले जो छोटे वाला सनशेड है इसको रिमूव करना पड़ेगा इस पूरे डोर पैनल को रिमूव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बोल्ट दिखेंगे नीचे, यहाँ पे भी एक सिंगल बोल्ट ही है जो हमको रिमूव करना है, और एक हैंडल के ऊपर है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद सबसे पहले जो साइड कर्टेन है उसको हटाना पड़ेगा, जब भी हम इस डोर पैनल को रिमूव कर पाएंगे। गाड़ी का सारा इंटीरियर लगभग मैंने इस टूल से रिमूव किया है। फैक्ट्री से आई डोंट थिंक यहाँ पे सिलिकॉन आता है क्योंकि मैंने पहले किसी गाड़ी में देखा नहीं है, और ये अभी भी काफी ज्यादा ना फ्रेश है, मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लगे हुए। तो ये रिसेंट में ही कुछ टाइम पहले ही लगाया होगा, मेरे को नहीं लगता फैक्ट्री वाला काम है। उसके बाद एक बोल्ट है वो रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो ये डोर हैंडल है इसके ऊपर एक बोल्ट दिखेगा आपको। इस डोर हैंडल को जिस जुगाड़ से लगाया हुआ है उस जुगाड़ से हम वापस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा है इंटीरियर में, और नए इंटीरियर के साथ तो ये बहुत ही खराब लगेगा। तो नए डोर हैंडल का सेट मंगवा लिया है जो कि बिल्कुल OEM फिनिश देगा, जैसे गाड़ी कंपनी से आई थी वैसे ही हैंडल इसमें हम लगाएंगे। इसको मैं अभी साइड रख देता हूँ। यहाँ पे एक बोल्ट और दिखेगा, उसको भी आपको रिमूव करना है। ज्यादातर T25 या T30 के बोल्ट है इस इंटीरियर में। तो 5 सीरीज के अंदर ना कर्टेन साथ ही होता है डोर पैनल पर 3 सीरीज में यहाँ पे डोर के अंदर दिया गया है, तो पैनल से अलग करना पड़ेगा। और ये वाला पैनल भी पहले खुला हुआ है, इसके अंदर इंसुलेशन ही नहीं है, बट जल्दी जल्दी से कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करते हैं हम। यहाँ पे सिर्फ 2 ही वायर हैं। वो डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्पीकर का कटआउट दिया गया है, मतलब कंपनी से नहीं आए, पर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे स्पीकर की जो ग्रिल है वो आ जाएगी, और पीछे यहाँ पे ऑलरेडी कटआउट दिया हुआ है। अब जो सामने वाली इंसुलेशन है वो देखो, और जो पीछे वाला इंसुलेशन है वो देखो, यहाँ पे है ही नहीं। ये दरवाजा किसी ने पहले रिमूव करके रिपेयर किया है, इसलिए यहाँ पे जो इंसुलेशन है वो नहीं है। वायरिंग को अंदर करने के बाद अब दूसरे पैनल पर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको तीनों बोल्ट दिखेंगे जो हमको रिमूव करने सबसे पहले, और उसके बाद इसी टूल से हम इस पूरे पैनल को रिमूव करेंगे। कई बार क्या होता है लॉक हार्ड होते हैं, तो आराम से आप इसको रिमूव करो, लॉक टूटने नहीं चाहिए। तीनों बोल्ट रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो डोर हैंडल है उसके ऊपर भी बोल्ट थे वो भी हमको रिमूव करने हैं। और सारे डोर हैंडल की कंडीशन लगभग सेम ही है, पहले ही किसी ने जुगाड़ करके इसको चिपका के बस लगाया हुआ था, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। इंटीरियर को ना ऐसी ऐसी चीजें ही खराब करती है, या मतलब लुक खराब करती है उसका। डोर पैनल के ऊपर जितने भी अब कनेक्टर्स थे उनको भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसको साइड पर रख देते हैं। मैंने लगभग सारे दरवाजों की जो वायरिंग है और जो केबल्स हैं वो एक साइड पे कर दी हैं ताकि तो डैमेज ना हो। उसके बाद रियर लेफ्ट का जो फाइनल डोर पैनल रहता है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो कर्टन है डोर का वो रिमूव करेंगे, और यहाँ पे भी सेम ग्लू यूज की है। तो आई डोंट थिंक कि कंपनी से आती है, बट आप कमेंट करके बताओ अगर आपने देखा है तो। मैंने 3 सीरीज पहली बार ही ऐसे रिमूव की है, तो इससे पहले E90 कभी ऐसे रिमूव नहीं की। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं फोर्सफुली निकाल रहा हूँ इसलिए टूट रहे होंगे डोर हैंडल, बट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो बिल्कुल आराम से मैं रिमूव कर रहा हूँ।
और ये पहले ही 2 पार्ट में है, तो यहाँ पे पहले ही इसको कभी ना कभी चिपकाया गया है, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। देख सकते हो इस हैंडल की भी कंडीशन वैसी है जैसे और हैंडल्स की है, तो ये हैंडल तो भाई चेंज ही करने पड़ेंगे। और ऐसा कुछ हो तो भाई अपने गाड़ी में मत किया करो, थोड़े और पैसे लगा के हैंडल ही चेंज करवाया करो। उसके बाद यहाँ पे भी 3 बोल्ट और हैं जो हमको रिमूव करने, और उसके बाद ये डोर पैनल बाहर आ जाएगा। ड्राइवर साइड और जो पैसेंजर साइड हमने पार्ट्स रखे थे या बोल्ट्स रखे थे, उनको हम सेफली ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि वो गुम ना हो। और पेंट का ना यहाँ पे दिखता भी है, ये जो आप देख रहे हो कि ओवर स्प्रे, जब कार को पेंट करते हैं और कहीं पे मास्क ना करें तो ओवर स्प्रे जो होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो डेफिनेटली वो दरवाजा पेंट हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये पैनल आगे भेजना तो है, इसके लिए हमको पहले कुछ चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये जो पावर विंडो का स्विच है और इसका जो हैंडल है ये रिमूव करेंगे, क्योंकि इन दोनों को सेम तरह से पेंट किया जाएगा, मतलब सेम कलर में पेंट करेंगे। और स्पीकर को भी मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि ट्रांसपोर्ट में या कहीं पे डैमेज ना हो। और इस स्पीकर की कंडीशन ठीक है, कहीं से फटा नहीं हुआ, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो कॉइल वगैरह सारी चीजें ठीक है। और इसी के बोल्ट मैं यहीं पे लगा देता हूँ ताकि बाद में ढूंढने में आसानी रहे। डोर स्विच तो आप ऐसे ही रिमूव कर सकते हो सिर्फ, बट डोर स्विच के बाद वो हैंडल रिमूव करने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। डोर स्विच की जो ऊपर वाला पार्ट है ये प्लास्टिक का, ये पेंट होगा और ये इसी कलर में पेंट होगा जैसे हमारा डोर हैंडल है। पहले मेरे को लगा ये जो ग्रैब हैंडल है ये ऐसे ही रिमूव होता होगा जैसे ये आगे वाला पार्ट हुआ है, बट काफी देर कोशिश करने के बाद ये जो पैनल है वो रिमूव नहीं हो रहा था, तो मेरे को लगा हो सकता है ये जो पूरा पार्ट है हैंड रेस्ट वाला वो रिमूव करना पड़ेगा। और इसका जो ये लेदर है वो इतना खराब हो चुका है भाई, वो अब ऐसे पीसेस में टूट रहा है, इसलिए भाई टाइम आ गया था इस इंटीरियर को थोड़ा दोबारा अच्छे से बनाने का। यहाँ पे आपको यूजुअली बोल्ट देखने को नहीं मिलेंगे अगर ये कभी खुला नहीं होगा, बट शायद ये कभी खुला है तो यहाँ पे किसी ने बोल्ट लगा दी है। उसके बाद इस पूरे पार्ट को हम ऐसे रिमूव कर लेंगे, हैंड रेस्ट वाले पार्ट को। और उसके बाद ये जो हैंडल है इसको भी आपको यहाँ से रिमूव करना है, स्लाइड होके निकलेगा एक साइड पर। अगर हम इसको ऊपर से ही निकालते तो ये टूट जाता डेफिनेटली। सही तरीका ऐसे है निकालने का। इस पार्ट को इसलिए पेंट करना जरूरी है क्योंकि काफी ज्यादा जो इसका पेंट है वो पहले ही उतर चुका है, तो दोनों को सेम कलर में पेंट करेंगे तो सेम मैच हो जाएगा। उसके बाद जो हैंड रेस्ट है वो देख सकते हो कितनी खराब कंडीशन में हो गया है। हैंड रेस्ट इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि भाई अब यहाँ पे हाथ नहीं रखा जा सकता। 2 लाख किलोमीटर के बाद ये इंटीरियर को अब डेफिनेटली चेंज करने का टाइम आ गया था। पावर विंडो का जो स्विच है उसके ऊपर का पार्ट ऐसे अलग हो जाता है, तो इन दोनों को पेंट करेंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है इसको पेंट नहीं करेंगे। उसके बाद पैसेंजर साइड का जो डोर है उसके अंदर भी जो सामान था उसको भी अलग रख देते हैं, और राइट साइड का राइट में रखा हुआ है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में। इनर डोर हैंडल की कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस लिए यहाँ पे भी लेदर लगाया गया था, क्योंकि ये स्टिकी हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो आपके हाथ के ऊपर ये सारा का सारा गम छोड़ देता है। उसके बाद इसका स्पीकर रिमूव कर लेते हैं, और ये वाले स्पीकर की भी कंडीशन ठीक है। दोनों स्पीकर सेम पार्ट नंबर के हैं, बट जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आगे पीछे है, बट दोनों स्पीकर सेम है, तो स्पीकर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर कंडीशन ठीक है। BMW के अंदर और भी हाई एंड स्पीकर आती है, इसके बाद हारमन कार्डन और ये सारी चीजें आती हैं। ये सबसे जो बेस स्टीरियो होता है वो वाला है। उसके बाद डोर स्विच को भी ऐसे रिमूव करना है आपको, और डोर स्विच को भी आपको साइड पे रख देना है क्योंकि यहाँ पे भी लेदर चेंज होगा। और मैंने एक चीज रियलाइज करी कि जो डोर स्विच है उसके भी पार्ट नंबर सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो रियर राइट का ये पावर विंडो का स्विच है इसका भी पार्ट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पार्ट नंबर भी सेम है। तो जो तीनों स्विच हैं उन सब के पार्ट नंबर सेम है। ये सारा रिमूव करने के बाद मैंने नोटिस किया कि जो विंडो है वो अपने आप नीचे आ गई है, और लगभग सारी विंडो हल्की हल्की नीचे हैं। अभी कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि चारों बटन मैंने एक साथ दबा दिए हूं, बट इनको बंद तो करना पड़ेगा। डोर स्विच को वापस लगाने के बाद अब यहाँ पे ऑब्वियसली इग्निशन ऑन होना चाहिए इसको ऊपर करने के लिए, बट इग्निशन लगाने के बाद भी ये ऊपर नहीं जा रही थी विंडो। तो गाड़ी काफी टाइम से खड़े होने की वजह से बैटरी डाउन हो जाती है, तो मैंने सोचा कार को एक बार दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। कार को जब स्टार्ट करने के बाद कार अब स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर काफी सारे आ रहे हैं क्योंकि लगभग सारा इंटीरियर खुला हुआ है। तो जितने विंडो है उन सबको ऊपर कर दिया था मैंने, और इस डोर पैनल को भी यहीं पे लगा के छोड़ दिया था कि भाई दोबारा अगर नीचे आए तो ऊपर कर देंगे। तो भाई अब सुबह सुबह इसका जो ये हैंड रेस्ट है उसको रिमूव करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे इस हैंड रेस्ट को रिमूव करने के लिए आपको जो पीछे का AC वेंट है वो रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एक्सेस नहीं दिखता। तो इसको नीचे करने के बाद यहाँ पे इस रियर पैनल को आप ऐसे रिमूव कर पाओगे। इस AC वेंट के ऊपर एक कनेक्टर भी है, तो आपको थोड़ा ध्यान से रिमूव करना है, उस कनेक्टर को तोड़ना नहीं है। एक ही कनेक्टर है, उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद अब इस पैनल को भी साइड पे रख देते हैं हम। साइड पे रखने के बाद यहाँ पे आपको जो इसकी पिन है वो दिख जाएंगी दोनों साइड पे। इन दोनों लॉकिंग पिन को हमको निकालना पड़ेगा, जब भी हम इस हैंड रेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ही निकल गया इस साइड का। आपको थोड़ा हैमर से इसको मारना होता है, ये पिन बाहर निकल जाएगी, और उसके बाद आप इस पिन को ऐसे पूरा निकाल सकते हो। इस टाइप की लॉकिंग पिन होगी, इसको आपको संभाल के रखना है, इसको घूम नहीं करना। और ये दूसरी साइड पे भी आपको ऐसे ही रिमूव करनी है। हो सकता है कि आपकी पिन थोड़ी ज्यादा स्टक हो तो थोड़ा टाइम और लग सकता है, पर यहाँ पे जो पिन है ये निकले बिना ये जो हैंड रेस्ट है वो बाहर नहीं आएगा। ये पिन भी ऑलमोस्ट निकल चुकी है, तो इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद इस हैंड रेस्ट को निकाल सकते हैं बाहर। उसके बाद हैंड रेस्ट को आपको ऐसे रिमूव करना है।
तो अब ये हैंडरेस्ट का जो लेदर है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद स्प्रिंग और जो चीजें हमने निकाली है वो यहीं पे रख देंगे ताकि गुम ना हो। उसके बाद जो सनरूफ का पैनल है ये रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको इसको पीछे करना पड़ेगा और हमको ये जो सनरूफ का पैनल है ये भी लगाना पड़ेगा अभी के लिए, ताकि हम सनरूफ को एक्सेस कर पाए। ये सारे कनेक्टर लगाने के बाद अब आप सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हो और स्विच लगाने के बाद अब सनरूफ को हमको सिर्फ सबसे पहले टिल्ट करना है। टिल्ट करने के बाद आपको इग्निशन बंद कर देना है दोबारा से और यहाँ पे आपको दोनों साइड पर ही कवर दिखेंगे। इसको आपको ऐसे रिमूव करना है दोनों साइड पे, उसके बाद ही बोल्ट को एक्सेस कर पाएंगे हम। रिमूव करने के बाद जो सनरूफ के बोल्ट है उनको एक्सेस कर पाएंगे। 3 बोल्ट है यहाँ पे दोनों साइड पे जो हमको रिमूव करने हैं सनरूफ के ग्लास को रिमूव करने के लिए। सनरूफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना लोगों को लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बोल्ट हैं एक साइड पे जो कि हमको रिमूव करने सबसे पहले, और दूसरी साइड पे भी 3 बोल्ट हैं जो कि रिमूव करने पड़ेंगे। ये टॉर्क्स 25 है। 6 के 6 बोल्ट हमने रिमूव कर लिए। इसके ऊपर हल्का लॉक थ्रेड भी लगा हुआ था पहले ही। रिमूव करने के बाद अब आपको यहाँ पे देख सकते हो कोई भी चीज होल्ड नहीं करती सनरूफ के ग्लास को। उसके बाद सनरूफ के ग्लास को आपको बाहर निकालना होगा। मेक श्योर कि ये आपसे गिरे नहीं, क्योंकि भारी होता है। तो अगर 2 आदमी हैं तो 2 आदमी आराम से उठा सकेंगे। ग्लास की ये जो सील है इसको भी दोबारा लगाएंगे हम सनरूफ को ग्लास को बाहर निकालने के बाद। ऐसे आप सनरूफ का ग्लास है जो रिमूव कर पाओगे और इसको हम साइड पे रख देते हैं। साइड पे रखने के बाद अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। इंटीरियर ऐसा कुछ लग रहा है भाई, अभी फिलहाल सब कुछ रिमूव हो चुका है, सिर्फ स्टेयरिंग भी हम नेक्स्ट रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी पार्ट हैं ऊपर के मैं दिखा देता हूँ। भाई आपका जो ये सनशेड है वो बंद नहीं हो पाएगा। इसको बंद करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पीछे का पार्ट हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा कार को एक बार इग्निशन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको ये पीछे वाला पार्ट निकालना है। ये पीछे वाला पार्ट निकलेगा जब भी ये जो सनशेड है वो बाहर निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉक दिए गए हैं। तो आपको इग्निशन दोबारा लगाना है और जो सनरूफ है उसको बंद करना है दोबारा। आपको फॉरवर्ड करना होता है सनरूफ को। उसके बाद इसका जो फ्रेम है वो अपने आप नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद ये सनशेड को हम आगे कर सकते हैं। अब ये देख सकते हो कि पहले किसी ने ग्लू करने की कोशिश की है। तो उसके बाद सबसे पहले ये जो दोनों साइड पे लॉक दिए गए हैं इनको निकालना है। यहाँ से दोनों साइड पर है ये, राइट और लेफ्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। एक साइड से रिमूव करने के बाद दूसरी साइड पे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया है। इनको सबसे पहले रिमूव करना है। ऐसे हटाने के बाद अब इस रोलर को आप आगे कर पाओगे। आगे करने के बाद अब यहाँ पे जो रोलर है वो रिमूव कर पाएंगे हम। रोलर के यहाँ पे ना एक पीछे टैब है वो आपको रिमूव करना है और वो अपने जगह से हट जाएगा। एक साइड से डिस्कनेक्ट करने के बाद भाई अब दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही लॉक है जो हमको हटाने हैं। उसके बाद इस पूरे पार्ट को आप साइड पे रख सकते हो। अभी इसका कोई काम नहीं है। जब दोबारा ये पैनल लगेगा उस टाइम पे हमको ये दोबारा लगाना है। अब चारों साइड पे यहाँ पे लॉक दिए गए हैं, इनको रिमूव करना है सबसे पहले। उसके बाद ही हम इस पूरे पैनल को रिमूव कर पाएंगे। पैनल के ऊपर एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ है जो रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ये लॉक पूरा निकलेगा। इस लॉक को रिमूव करने के लिए आपको इस टाइप का कोई टूल की जरूरत होगी, जिस टूल से आप इस बीच वाले जो लॉकिंग टैब है उसको रिमूव कर पाओगे और आपको इस तरीके से निकालना है। ये है बहुत छोटा सा पार्ट, बट मेक श्योर कि आप इसको सेफली रखो, ये गुम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आवाज आ सकती है। पीछे वाला पार्ट भी ऐसे ही रिमूव करना है भाई जैसे हमने आगे वाला किया है और इसको सेफली रख देना है। उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर भी सेम ही है दोनों, इन दोनों को भी रिमूव करना है। अब सबसे पहले आगे और पीछे वाले जो लॉकिंग टैब है वो रिमूव करने हैं, या मतलब अपनी जगह से हटाने हैं ताकि ये चैनल से हट सकें। एक साइड से ऐसे हट जाएंगे और चैनल के अंदर अगर ये आपका प्लास्टिक का पार्ट रह गया तो मेक श्योर कि इसको वापस लगा देना आप, और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही हमको रिमूव करना है। और चैनल के अंदर रह जाता है ये प्लास्टिक के पार्ट, तो मेक श्योर कि वो वापस लगा दो आप। उसके बाद आपको एक एंगल पे ना ऐसे रिमूव करना है इस पूरे पार्ट को। अब इसके जो पैनल है उसके ऊपर हम दूसरा फैब्रिक लगवा सकते हैं। तो इतना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती, बट सनरूफ के चक्करों में लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर सनरूफ काम नहीं करेगी। तो ऐसा भाई होता नहीं है। सनरूफ को दोबारा लगाने से पहले इसको अच्छे से एक बार क्लीन करेंगे ताकि जो ड्रेन है वो भी साफ हो पाए और सनरूफ भी अच्छे से काम करे। जब तक ये पैनल वापस नहीं मिलता हम सनरूफ को वापस लगा देते हैं ताकि ज्यादा कुछ मिट्टी या कोई चूहे वगैरह इंटीरियर के अंदर ना जा पाए। तो सनरूफ को ऐसे रख दिया है। अब जो इंटीरियर है उसके अंदर कुछ ज्यादा जाएगा नहीं। अब इंटीरियर की हालत कुछ ऐसी है। अब उसके बाद स्टीयरिंग व्हील पर बढ़ते हैं। स्टीयरिंग व्हील की हालत वैसे ठीक लग रही होगी, हो सकता है आपको कैमरे पर 2 लाख किलोमीटर के बाद ना स्टीयरिंग के ऊपर इतना ज्यादा वेयर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। ये तो BMW का स्टीयरिंग है इसलिए इतनी जगह से फटा नहीं हुआ, सिर्फ जो लेदर है वो खराब हो चुका है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दोनों साइड पे लॉकिंग पिन होती है, उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है पीछे। उसको आपको ऐसे रिमूव करना है और एयरबैग बाहर आ जाएगा। मेक श्योर कि आपकी बैटरी डिस्कनेक्टेड हो ये सब करने से पहले। तो एक साइड का जो ये लॉक है उसको निकालने के बाद दूसरी साइड
साइड पे भी आपको लॉक ऐसे हटाना है। दूसरी साइड का लॉक को काफी देर हो गई थी निकालते निकालते, ध्यान से निकालना। मेरा रेकमेंड ये है कि आप सबसे पहले लेफ्ट साइड का निकालो, उसके बाद राइट साइड का निकालो। तो काफी देर ऐसे ही लगाने के बाद ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। उसके बाद ये एयरबैग हम रिमूव कर पाए थे। एयरबैग के पीछे काफी ज्यादा रस्ट हो गया था, मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। अब ये पता नहीं क्यों हुआ है, हो सकता है ये एयरबैग के अंदर एक नॉन फॉल्ट हो, अगर आपको पता है तो बताना प्लीज। उसके बाद एयरबैग के जो कनेक्टर है उनको सबसे पहले आपको ऐसे उसकी जो कनेक्टर की पिन है उसको ऊपर करना है। उसके बाद एयरबैग के कनेक्टर को ऐसे डिस्कनेक्ट करना है हमको। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब ये पूरा एयरबैग बाहर आ सकता है। और इस एयरबैग पे पता नहीं इतनी ज्यादा कोरोजन क्यों है, क्योंकि पहले तो मैंने किसी पे देखी नहीं है, तो ये थोड़ा अनयूजुअल है। बट जो कनेक्टर है उनके ऊपर ज्यादा कोई कोरोजन नहीं है, ये सरफेस रस्ट हो सकता है भाई। तो इस एयरबैग की कंडीशन वैसे ठीक है, इतना ज्यादा कोई खराब नहीं है। लोगो भी इंटैक्ट ही है, ज्यादातर लोगो खराब हो जाते हैं। उसके बाद 2 कनेक्टर आपको रिमूव करने हैं। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील को हम रिमूव कर पाएंगे। सिर्फ एक 16 मिलीमीटर का बोल्ट है जो अब हमको रिमूव करना है। तो इस बोल्ट को रिमूव करने के लिए आपको थोड़ा लॉन्ग एक्सटेंशन चाहिए होगी, ताकि आपको लेवरेज ज्यादा मिल पाए और ये बोल्ट को हम रिमूव कर पाए। तो बोल्ट को रिमूव करते टाइम मेक श्योर कि आपका स्टीयरिंग व्हील सेंटर में हो। ये ऑलरेडी पहले ही सेंटर में किया हुआ था मैंने। अगर आपका साइड पर है तो सेंटर में कर लेना। बोल्ट पूरा निकालने से पहले हल्का इसको बाहर निकाल के देखना कि स्टक तो नहीं है। उसके बाद इसके जो बोल्ट है उसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ना सेंटर ऑलरेडी दिखेगा स्टीयरिंग व्हील का और जो स्टीयरिंग की शाफ्ट है उसका। तो यहाँ पे कोई गेस नहीं करना आपको कि कहाँ लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली डॉट दिख रहे होंगे। तो इनको मैच करके दोबारा स्टीयरिंग व्हील को हम लगा सकते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील को भाई ऐसे रिमूव कर लेना है आपको। स्टीयरिंग व्हील रिमूव करने के बाद ये जो 16 मिलीमीटर का बोल्ट है ये वापस लगा देते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील इस टाइप का कुछ दिखता है रिमूव करने के बाद। यहाँ पे हमारा स्क्रू ड्राइवर जाता है दोनों साइड पे, और उससे क्या होता है जो एयरबैग की लॉकिंग पिन होती है वो रिलीज हो जाती है, फिर एयरबैग बाहर निकल सकता है। तो ये कुछ वायरिंग है यहाँ पे। अगर पैडल शिफ्टर होते तो थोड़ी एक्स्ट्रा वायरिंग होती है। उसके बाद अब इस पूरे स्टीयरिंग व्हील के जो लेदर है उसको चेंज करेंगे। इंटीरियर में लगभग डैशबोर्ड छोड़ के सब कुछ रिमूव कर दिया है हमने। तो जो बिल्कुल बेयर मेटल होती है गाड़ी वो कुछ इस टाइप की दिखती है, जहाँ पे स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है, डोर पैनल भी नहीं, सनरूफ, सीट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर आपने पहले ऐसे नहीं देखी थी गाड़ी तो भाई अब देख सकते हो कि E90 कैसी दिखती है। और सनरूफ के जो पैनल की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाटर मार्क से जैसे सनरूफ लीक हो रही थी तो यहाँ पे भी पानी आ रहा होगा, और पानी की वजह से यहाँ पे स्पॉट्स भी काफी ज्यादा हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो वीडियो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो हेडलाइनर है वो चेंज हुआ है, बट ये पैनल पहली बार रिमूव किया है हमने। इसका जो ये कपड़ा है या फैब्रिक है ये कंपनी फिटेड है, जो कंपनी से आता था वो है। तो ये भी हम आज चेंज कर देंगे, तो ब्लैक के साथ ब्लैक अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाएगा। बहुत सारे एरर शो होंगे भाई आपको इस टाइम पे, क्योंकि काफी सारी चीजें डिस्कनेक्टेड है। तो घबराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। अगर पहले कोई एरर नहीं आ रहा होगा तो अब भी नहीं आएगा जब सारी चीजें हम वापस लगा देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो सीट का जो कलर है या फिर जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही स्टॉक रहे, बट हमको थोड़ा कंफर्ट मिल पाए इन्हीं सीटों में। तो भाई मेरा तो ये सजेशन है कि ये वाला जो कलर है इसके साथ मैच हो रहा है, क्योंकि ओवर द ईयर्स थोड़ा फेड भी हो गया है जो कंपनी वाला जो कलर है। तो ये वाला जो इंटीरियर का जो लेदर का कलर है वो सबसे ज्यादा मैच हो रहा है, और टेक्सचर भी लगभग सेम ही है। या फिर हम ऊपर वाला करवा सकते हैं। तो अभी नोटिस कर रहा था कि भाई ऑरेंज तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये वाला जो इंटीरियर है वो ठीक लग रहा है भाई। तो सबसे ज्यादा मैच हो रहा है, आप मेरे को बताना। ये मैंने जो पार्ट है वो कट किया है ओरिजिनल BMW के जो सीट है वहां से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कलर डिफरेंस है वो हल्का फुल्का है यहाँ पे, या फिर इस क्वालिटी में कर सकते हैं, बट ये ज्यादा डार्क हो गया है और ये थोड़ा स्मूथ टेक्सचर है। तो हल्का जो जैसा टेक्सचर कंपनी देती है उस टाइप का ये लेफ्ट साइड वाला ही है, या फिर ये ऑरेंज वाला हम देख रहे थे, बट ये थोड़ा ज्यादा टैकी सा लग रहा था मेरे को। तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो हम इसके साथ जाते हैं जो कि ओरिजिनल कलर है, जो कि मेरा फेवरेट है अभी तक का, भाई ऐसी इसी टाइप का बनाना है। सीट का पैटर्न होगा वो भी कंपनी वाला ही होगा, मतलब जैसी स्टिचिंग थी या जिस टाइप का लेआउट था वो सेम होना चाहिए। उसके बाद या फिर हम टोटल ब्लैक आउट कर सकते हैं इंटीरियर को। 100% ओरिजिनल लेदर तो नहीं है भाई, बट हाँ उसके आसपास वाली क्वालिटी है। ओरिजिनल लेदर तो भाई बहुत महंगा आएगा, मतलब 1.5 लाख इसके अंदर इंटीरियर हो जाए अगर हम ओरिजिनल लेदर यूज करने लगे तो। कलर काफी सारे देखे थे मैंने भाई, बट मेरे को तो और कोई मजा नहीं आया। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप ब्राउन लिख सकते हो या ब्लैक लिख सकते हो, आपको कौन सा ठीक लग रहा है इसमें। तो जिसके ज्यादा वोट होंगे उसी टाइप का इंटीरियर करवाएंगे। हेडलाइनर के ऊपर भाई ये ब्लैक कलर का फैब्रिक लगेगा। ये एक सैंपल पीस है तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब ये थोड़ा डल लग रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। वो नया ही पार्ट आएगा भाई, तो हेडलाइनर टोटल ब्लैक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ठीक लगेगा भाई। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई। अगर आप सिर्फ BMW की वीडियो देखने आए थे तो भाई यहाँ पे आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो बाइक्स के अंदर तो हमने हार्ले डेविडसन की बाइक की बैटरी चेंज की है, इसको वॉश किया और एक बार ड्राइव के लिए लेके गए हैं। बट अगर आप बाइक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो तो भाई थैंक यू सो मच देखने के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट के अंदर और भी काफी सारी चीजें हम इस BMW के अंदर करने वाले हैं और इसको फिर एक ड्राइव पर लेकर जाएंगे। भाई लास्ट पार्ट के बाद ना जब हार्ले को हम घर पे लेके गए थे उसके बाद से उसको ड्राइव नहीं किया है। बैटरी चार्ज करने के बाद थोड़े दिन तक वो स्टार्ट हो जाती थी, बट उसके बाद भी ना उसकी बैटरी में दिक्कत थी।
तो नई बैटरी ऑर्डर कर दी भाई, बैटरी को लेने जा रहा हूँ मैं, और उस बैटरी को लगा के चेक करेंगे कि भाई अब स्टार्ट हो पाती है नहीं, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद। 2 ऑप्शन थे भाई, जिसके अंदर एमरॉन और एक्साइड थी, जो प्रो सीरीज की बैटरी होती है ना, जिसके अंदर बेसिकली आपकी हार्ले और जो हाई एंड बाइक्स है उसकी आती है। हार्ले की बेसिकली जो अभी फिलहाल लगी हुई है बैटरी वो एमरॉन की है, प्रो सीरीज की। उसी के अंदर एक्साइड की काफी ज्यादा लोगों ने बोला था कि भाई लगा लो, क्योंकि एमरॉन की बैटरी इतनी चल नहीं रही है। तो एमरॉन की बैटरी ना सेम रिप्लेस करते हुए हमने एक्साइड की बैटरी चूज की है, जो अराउंड 2600-2700 की पड़ेगी अपने को पुरानी बैटरी देने के बाद। पुरानी बैटरी नहीं देते तो वही 3000 के आसपास की बैटरी पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई सस्ती बैटरी लगाए, तो भाई इसके अंदर किक तो है नहीं, स्टार्ट नहीं होगी जब तक सेल्फ नहीं लगेगी, और सेल्फ जब तक नहीं लगेगी जब तक इसमें बैटरी की जो पावर है वो पूरी नहीं आ पाएगी। जिस आदमी से बैटरी ले रहे हैं ना, वो कैमरे पे आने से थोड़ा शर्मा रहा था, तो उसको नहीं लूंगा मैं। बट जो बैटरी हम लेके आएंगे वो अनबॉक्सिंग टाइप जो भी खोलना होता है जैसे बैटरी आती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और चेंज करने का सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आपके पास भी हार्ले है तो ऐसे ही चेंज कर सकते हो आप भी, कोई ज्यादा चीजें या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ये प्रोसेस। हार्ले के जो टायर हैं भाई वो फ्लैट हो चुके हैं फॉर सम रीजन, हवा हल्की हल्की कम हो रही है। अभी हार्ले को जाके स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट हो पाती है या नहीं। और इतने टाइम से भाई बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी में होगी, तो उसको वॉश भी करके देखेंगे। हार्ले का जो सर्विस का सामान है बेसिकली इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीजें आ गई हैं। स्पार्क प्लग भी आ गए हैं, वो भी चेंज करेंगे। शॉकर वगैरह और ये सारी चीजें ना खोल के एक सैंपल मांगा है, क्योंकि ये इतनी इजीली सामान नहीं मिल रहा। कार का तो भाई फिर भी सोर्स है मेरे पास जहाँ से मेरे को पार्ट्स मिल जाते हैं, बाइक्स का इतना है नहीं। तो जो बाइक वाले हैं उन्होंने मेरे से भाई इसका जो सैंपल है शॉकर का, या जो जो चीजें सील व्हील हैं जो, उसका सैंपल मांगा है, तो वो खोल के देना पड़ेगा उनको। तो भाई ये वाली बैटरी है जो हमने ली है, ये बैटरी 48 मंथ वारंटी के साथ आ रही है, और ऐसा कुछ दिखता है भाई। ये ऊपर के जो स्क्रू होते हैं ये भी मिलते हैं, जो यहाँ जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ ग्रीस लगाया हुआ है। तो ये वाली बैटरी है भाई जो चेंज करेंगे। तो हार्ले की बैटरी को अब चेंज करके देखते हैं, और ये वाली बैटरी लगा के देखते हैं कि स्टार्ट हो पाती है या नहीं पहली सेल्फ में। तो जितना टाइम BMW को वर्कशॉप पे हो गया भाई, उतना ही टाइम हार्ले को घर पे हो गया है। टायर्स को भी भाई एयर अप करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं यहाँ पे। तो इस टाइप की कंडीशन अभी फिलहाल बाइक की। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि बैटरी को चार्ज करने के बाद उसी बैटरी से स्टार्ट हो रही थी। अब ट्राई करते हैं कि स्टार्ट हो पाती है या नहीं। तो भाई स्टार्ट तो हो नहीं रही है, तो बैटरी तो हम लेके आए हैं, तो चेंज कर देते हैं। जब फ्लैट हो जाते हैं ना टायर, तो भाई उसको आगे पीछे करने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो बाइक को थोड़ा आगे पार्क करते हैं, ताकि हम टायरों में हवा भी भर पाए और जो इसकी बैटरी है वो भी आराम से चेंज कर पाए। पुरानी बैटरी इतनी तो कर पा रही थी कि इसकी जो आगे की हेडलाइट है वो ऑन हो रही थी, बट स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और इसके अंदर, और इस बाइक के अंदर ना किक का ऑप्शन नहीं है, मतलब आप इसको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही कर सकते हो। अगर सेल्फ खराब हो गया या फिर बैटरी डाउन हो गई तो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो भाई इस टाइप की कंडीशन है अभी फिलहाल बाइक की। इसके जो टैंक है वो भी पेंट किया था भाई स्टार्टिंग में, पर उसके ऊपर रबिंग नहीं हो पाई थी, मतलब फाइनल चीज नहीं हुई है, तो वो भी अभी होनी बाकी है। स्टार्ट करने की दोबारा कोशिश की तो भाई अब ये जो लाइट है ये अपने आप ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई है, तो बैटरी ज्यादा लो हो गई है। उसका जो अभी कवर है ये खोल लेते हैं, इसको काफी बार खोल चुके हम पहले भी, बट अब बैटरी चेंज कर देते हैं, उसके बाद इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी होपफुली। ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, पर इसके जो कनेक्टर्स है उनके ऊपर भाई कोरोजन आना स्टार्ट हो गया। अब कोरोजन की वजह से ना ये जो बोल्ट है वो स्ट्रिप हो रहा है, मतलब खुल नहीं रहा है ढंग से। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिर्फ गर्म पानी डालना है यहाँ पे, या WD-40 भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आप घर पे और कुछ चीज नहीं है तो गर्म पानी डाल सकते हैं आप टर्मिनल पे। यहाँ पे गर्म पानी डालने के बाद अब ये जो बोल्ट है वो रिमूव हो जाएगा इजीली। और ऐसा ही आपको दूसरी साइड पे करना है अगर वहां पर भी कोरोजन है तो। पानी डालने के बाद अब दोनों बोल्ट को हम रिमूव कर पाए हैं। पानी डालने के बाद अब दोनों बोल्ट को हम रिमूव कर पाए हैं और पुरानी बैटरी को भाई बाहर निकाल लिया है। अगर आप भाई मेरे डॉग से नहीं मिले तो भाई इसका नाम नोनू है। ये देख रहा था कि हम रात को कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो इस बैटरी के अंदर ना आपको ऊपर के जो बोल्ट है वो भी दोबारा मिलते हैं, अंदर ग्रीस लगे हुए, ताकि दोबारा कोरोजन ना हो। तो हम यहाँ पे नए बोल्ट्स को यूज करेंगे। इनर साइड पे बोल्ट जाएगा वो भी लगा देना है, और ऊपर का बोल्ट भी लगा देना है, क्योंकि बाइक में इतनी जगह नहीं होगी कि आप इसको दोबारा लगाओ, तो पहले ही लगा देना। अगर टर्मिनल के ऊपर कोरोजन ज्यादा हो गई है तो आप उसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से या फ्लैट हेड से हटा सकते हो। बहुत ही ज्यादा हो गई है तो भाई उसके ऊपर भी गर्म पानी लगा के उसको साफ कर सकते हो। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को वापस लगा देते हो, सारी चीजों को वापस अपनी जगह पर लगा देते हैं। तो बिना आगे वीडियो को फॉरवर्ड किए आप कमेंट करके बताओ अभी 1-1.5 महीने के बाद अब दोबारा स्टार्ट हो पाएगी पहली सेल्फ में या नहीं।
अब जो बैटरी का कवर है वो दोबारा वापस लगा देते हैं। लगाने के बाद इसका जो टायर है उसमें एयर फिल अप करते हैं भाई, और इसको थोड़ा चला के आएंगे क्योंकि काफी टाइम से खड़ी है। तो बाइक के यहाँ पे बैटरी वगैरह चेंज कर रहे थे, एयर फिल अप कर रहे थे। इतनी देर में मेरा डॉग भी यहाँ पे हमको देख रहा था और ये भी अब बोर हो चुका था। बोले भाई कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तो कर नहीं रहे हो तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तो आपके पास कौन सा डॉग है, आप डॉग लवर हो, कैट लवर हो, वो भी मुझे भाई बताना। उसके बाद इस बाइक को भाई चला के देख के आते हैं कि भाई अभी कोई इनिशियली दिक्कत तो नहीं है बाइक में। तो सिर्फ थोड़े से ही ड्राइव करके आए थे हम अभी बाइक को, रात को ज़्यादा दूर तक लेके नहीं गया था मैं, क्योंकि क्या बताओ बंद हो जाए क्या फ्यूल है या नहीं। लास्ट टाइम जब खड़ी की थी तो उस टाइम पे फ्यूल काफ़ी डाला था इसमें, वो चंडीगढ़ फुल करा के आए थे और आने के बाद भी शायद 500 या 700 का पेट्रोल डाल के ही खड़ी की थी ये। तो ड्राइव ठीक हो गई थी भाई। सुबह मैंने सोचा कि भाई इस बाइक को अब धोया जाए। एयर फिल्टर के अंदर ज़्यादा कोई पानी जाता नहीं है तो मैंने यहाँ पे उसको कवर नहीं किया, बट आपको कवर करना चाहिए। वॉश करने के बाद अब ये बाइक रेडी है ड्राइव करने के लिए। तो इस बाइक को सबसे पहले मैं यहाँ पे टायर शॉप पर लेकर आया, जहाँ पे इसकी जो हवा है टायरों में वो भरवाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई फिलहाल एरर नहीं आ रहा है। कभी कभी चेक इंजन की लाइट आती है, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है। और 18,446 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है अभी तक। उसके बाद भाई इसके अंदर पेट्रोल डलवाया XP95, क्योंकि यहाँ पे और कोई मिल नहीं रहा था। उसके बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त ना इसको थोड़ा ड्राइव करने के लिए थोड़े ना आउटर में आ गए थे सिटी के, और वहाँ पे ड्राइव करके देख रहे थे। तो मैंने वैसे एक बार ऑफ कैमरा इसका जो फिल्टर है वो साफ किया हुआ है, बट काफी टाइम हो गया इस फिल्टर को भी साफ
साफ किया, तो एक बार दोबारा रिमूव करके दिखाता हूँ कि कैसे क्लीन करते हैं। ये कंपनी वाला फिल्टर नहीं है, आपके यहाँ पे बॉक्स दूसरा होगा। ये आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर है जो कि हम रिमूव करके क्लीन करेंगे। यहाँ पे 8 मिलीमीटर का एक बोल्ट होगा जो कि हमको रिमूव करना है। फिल्टर वैसे देख सकते हो साफ, इतना गंदा है नहीं क्योंकि पहले ही मैंने कर दिया था। आफ्टर मार्केट फिल्टर के अंदर ये है कि भाई आपको यहीं पे हवा मारनी होती है, बाहर नहीं निकलेगा, या आपको यहीं से क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीन करने के बाद भी यहाँ से कोई डस्ट निकल नहीं रही थी, तो ये साफ ही है। बट आपको एयर फिल्टर को भी भाई अपना टाइम टू टाइम साफ करना चाहिए ताकि आपकी जो इंजन है उस तक अच्छी एयर पहुंच पाए और आपका जो इंजन है वो बेटर ब्रीथ कर पाए। उसके बाद इस एयर फिल्टर को वापस लगा देते हैं जैसे हमने रिमूव किया था, और बाइक को एक बार दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं। तो भाई पिछले 2 महीने में क्या क्या हुआ ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि भाई पर्सनल चीजें भी हो जाती, बीच में बीमार भी हो गया था और मैं एक्चुअली शहर में था ही नहीं जहाँ पे ये वर्कशॉप है, तो मैं ज्यादा कुछ काम यहाँ पे कर भी नहीं पा रहा था। बट एनी हाउ भाई, अब हमने इस कार के ऊपर फुल फ्लेज्ड काम दोबारा स्टार्ट कर दिया, सीट और ये सारा इंटीरियर भिजवा दिया है। जो हम डिसाइड करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई 2 कलर ऑप्शन जैसे मैंने दिए हैं, ब्लैक या फिर जो ओरिजिनल कलर है, उसके अंदर से जो डिसाइड होगा वही इंटीरियर कलर होगा भाई सारी गाड़ी के इंटीरियर में। तो जो आप लोग डिसाइड करोगे भाई वही होगा इस कार के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारा इंटीरियर वापस लगाने वाले हैं और इस कार को ड्राइव पर लेकर चलेंगे भाई। और चैनल के लिए भाई मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक स्वीडन गाड़ी के बारे में बात चल रही थी, तो वो गाड़ी हमने ले ली है, बट वो कार हमसे थोड़ी दूर है, तो उसकी मैं थोड़ी आपको यहाँ पे क्लिप्स दिखा देता हूँ। तो हमने जर्नी स्टार्ट करी भाई 200 किलोमीटर हमारी लोकेशन से। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे भाई एक नए प्रोजेक्ट के लिए, बट साथ ही साथ मन में डर भी था क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई काफी टाइम से। जितना हमको पता चला है 2018 या 19 से ये गाड़ी एक ही जगह पे वहीं पे खड़ी हुई है। इतने टाइम से खड़े होने के बाद कार के अंदर ऑब्वियसली भाई बहुत ज्यादा खराबी आ जाती है। कोई भी चीज को आप खड़ी करके छोड़ दोगे तो जितनी भी लग्जरी कार्स है उसके अंदर ना रैट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर आप गाड़ी को खड़ी करके छोड़ दोगे 15-20 दिन के लिए भी, तो चूहे एक बहुत बड़ा कारण होते हैं इन जर्मन कार्स की वायरिंग को खराब करने में। कार की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इंजन भी कुछ इस टाइप का है, इसके अंदर चूहे भी घूमते दिख रहे होंगे आपको, और डिग्गी की कंडीशन कुछ इस टाइप की है। मतलब इस कार के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे इस कार को स्टार्ट करने के लिए भी। और सारी चीजों को तो भाई करा जा सकता है भाई, इंटीरियर वगैरह मतलब सस्पेंशन सारी चीज कर सकते हैं, बट अगर गाड़ी स्टार्ट ही ना हो या इंजन ही ठीक नहीं हो तो वो भी एक गैम्बल है। ये सारा मैं आपको इसके ऊपर जो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आएगी उसके अंदर दिखाऊंगा। ये थोड़ी सी आपको क्लिप इसलिए दिखाई है क्योंकि इस वीडियो के ऊपर काम चल रहा है, तो ये भी भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम चैनल पर लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा भी एक गाड़ी और ली है जो की एक गाँव के अंदर खड़ी है, उसके ऊपर भी भाई कंप्लीट डिटेल में वीडियो आएगा। वो भी ऑब्वियसली अबैंडन्ड है,
और ऐसी हालत में है। तो भाई 2 और प्रोजेक्ट आने वाले हैं इस BMW के साथ साथ। तो अगर आपने चैनल को भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करो। 72,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए। तो भाई टारगेट मेरा है 1 लाख सब्सक्राइबर का इस साल को खत्म होने से पहले। तो भाई वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर पर पहुंच पाए इस साल के एंड होने से पहले। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो भाई दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। मैं इंस्टाग्राम पर डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ भाई, ज्यादा स्टोरीज डालता हूँ, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का और मिलते हैं अगली वीडियो में और नए प्रोजेक्ट के साथ।